नमस्कार दोस्तों। इंडियन रेलवे ने न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। ये ग्रुप डी की भर्ती के लिए मैट्रिक लेवल के लिए है। तो हम यहाँ से रिव्यू करेंगे। CN संख्या 08/2024 7 CPC पे मैट्रिक्स के लेवल 1 विभिन्न पदों के लिए भर्ती। इसका नोटिफिकेशन की तिथि है 28 दिसंबर 2024 था। और एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 22 जनवरी 2025 से। ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि 23 जनवरी से हुआ है। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2025। मतलब आप अगर 22 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो शुल्क आप 24 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। संशोधन के शुल्क के साथ भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथि है 25 फरवरी से 6 मार्च 2025। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो रेलवे में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 32,428 वैकेंसीज हैं। ये हर जून का अलग अलग है। इनमें जो बेसिक सैलरी है 18,000 है। और ये एज की क्राइटेरिया 18 से 36 साल है। इसमें आपको 3 साल की छूट मिलेगी। जो 36 साल के हो गए हैं उनको भी मिल जाएगी। अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की अधिक एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। आवेदन पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि आप आवेदन उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 22 फरवरी 2025 तक के पदों के लिए निर्धारित योग्यता जो है वो उनके पास होनी चाहिए। निर्धारित योग्यता में जो ITI इन्होंने IT मांगा हुआ है 10+ का सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 22 फरवरी 2025 तक उनके पास उपलब्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर उनके पास उपलब्ध होता है या उस स्टेट तक उनके पास नहीं है तो वो कृपया ना आवेदन अप्लाई करें। इससे उनका टाइम और पैसा बर्बाद होगा क्योंकि ये कंसीडर नहीं करने वाले हैं। आपको यहाँ लिखा ना। आप आपका ध्यान दिनांक 21 जून 2024 से प्रभावी अधिनियम अधिनियम सार्वजनिक परीक्षा अनुचित माध्यमों की रोकथाम हेतु अधिनियम 2024 की ओर आकर्षित किया जाता है जो संसद लेजिस्लेशन बिल पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इस फॉर्म को भरने के लिए अ, उम्मीदवार के पास मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि जब वो ऑनलाइन आवेदन भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करेंगे तो उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन होगा। और क्योंकि RRB RRC द्वारा भर्ती प्रक्रिया होने तक की भर्ती संबंधी सभी सूचनाएं केवल SMS और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएंगी। और एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो इसके बाद उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं करेंगे जब तक आपका पूरी तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी अर्हता सुनिश्चित करने के लिए CN 8/2024 में दर्शाई गई रिक्त तालिका और उसमें उल्लेखित पदों के लिए पैरामीटर की भली भांति पढ़ना चाहिए। इसके पश्चात अपनी पात्रता के लिए चुने गए रेलवे के अंतर्गत रेलवे पदों के लिए विकल्प देना अपेक्षित है। रेलवे का एक बार किया गया चयन अंतिम होगा।
ये ध्यान देने योग्य बात है। हम मेन मेन चीज को यहाँ पॉइंट करते हैं। मेडिकल फिटनेस में इन्होंने क्या मांगा, ओदी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। आवेदित पदों के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाने पर उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं प्रदान की जाएगी। अगर जो आप एप्लीकेशन में दिखाते हैं और मेडिकल टेस्ट के दौरान अगर वो चीज आप में नहीं पाया जाता है, तो आपकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, सिलेक्शन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसमें जो न्यूनतम आयु का डेट का गणना की जाएगी, वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। मतलब आप 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम और अधिकतम सीमा जो है इसमें दी गई है, उसमें जो है फॉल करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर रूप से आर्थिक पिछड़ा वर्ग की स्थिति, अन्य लाभ जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण छूट इत्यादि के दावे की निर्णय तिथि है, जहां अन्य निर्देश सीएन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार को एक अकाउंट बनाना होगा। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया यह है कि आप ऑनलाइन जाओगे आरआरबी की वेबसाइट पे, वहाँ ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करोगे, तो वहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिंपली जैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। तो यदि इस किसी उम्मीदवार के लिए भारतीय रेलवे के 2024 के किसी सीएन के लिए पहले से खाता बना लिया है, अगर किसी ने आरआरबी में अप्लाई करने से पहले, मतलब इस एप्लीकेशन से पहले या किस कभी अप्लाई किया होगा, तो उसमें जो उन्होंने अपना खाता बनाया होगा, उस खाते का उपयोग यहाँ भी कर सकते हैं। उम्मीदवार को कुछ सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में खाता बनाए, चरणों के दौरान आधार का उपयोग करें। और दूसरी चीज, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के अलावा आपका जो आधार है, उससे आप इसको वेरीफाई करें, ताकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उससे कुछ मिसमैच ना हो। जैसे मोबाइल नंबर, नाम हो गया और एड्रेस हो गया, और आपकी आयु मिसमैच ना करें। नहीं तो अगर मिसमैच होता तो वो आपका जो सारा का सारा एप्लीकेशन और एग्जाम निरस्त कर दिया जाएगा। वो भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार सत्यापित करें, सुविधा का उपयोग करके भी आधार विवरण प्रदान करके प्रमाणित कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। इस दिशा निर्देश ये है कि आप परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, उस दौरान आप अगर कोई अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको रेलवे की भावी, मतलब भविष्य में जो होने वाली परीक्षाएं होंगी और वर्तमान में जो परीक्षाएं हैं, वो सारी निरस्त कर दी जाएंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें सब भली बात ही अवगत होंगे, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब परीक्षा हाल के अंतर्गत अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब सारी चीज़ें ना लेके जाएं। और शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं कि पीईटी के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग रेलवे आरआरसी वाइज रिक्तियां जो रेल प्रशासन की आवश्यकता अनुसार बढ़ाया कर सकती है कि 3 गुणा की दर से की जाएगी। पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित होगी। कई सत्रों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों को सामान्यीकरण नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। मतलब ये जो एग्जाम होगा, 1 से लेके 3-4 दिनों तक होगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी उम्मीदवारों की। तो उस चक्कर में अंकों का सामान्यीकरण कर देंगे। अगर एक अ, समान मेरिट बनता है 2-4 लोगों का, तो उसमें नॉर्मलाइज्ड प्रक्रिया लगा के उसमें एक व्यक्ति का सिलेक्शन करेंगे।
और दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है मेडिकल परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग रेलवे आरआरसी के अनुसार 1:1 की दर से की जाएगी, जो सीबीटी में उनकी मेरिट और पीईटी में अर्हता के आधार पर होगी। इसमें एक चीज़ और है, नेगेटिव मार्केटिंग का भी है प्रावधान। तो एग्जाम के समय बहुत ध्यान से जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसी पे ही टिक करना है, अदरवाइज आपका एक 1/3 मतलब 0.25% मार्क कट जाएगा। रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को लाया जाना है, मतलब जो रिक्तियां हैं 38,000 समथिंग है, तो उससे ज़्यादा उम्मीदवार आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है सब लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो उससे ज़्यादा लोग आएंगे। इसमें जो है समानता शारीरिक दक्षता पीईटी और उत्तरवर्ती परीक्षा चरणों के लिए रिक्तियों की निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवार बुलाए जा सकते हैं। सूचना और अथवा तथ्यों में मामूली फेरबदल के साथ साथ एक से अधिक रेलवे को आवेदन प्रयास करने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन एवं अथवा उससे रेलवे को बहु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सरसरी और अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। मतलब एक से अधिक अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है रेलवे में, तो उसके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। और आरआरबी और आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं, मतलब भविष्य में जितने होने वाली परीक्षाएं रहेंगी, उन पर भी आपको वंचित डिबार कर दिया जाएगा, आपको डिबोर कर दिया जाएगा। ठीक है। उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि का उल्लेख एसएसएलसी मैट्रिकुलेशन एसएससी प्रमाण पत्र के अनुसार करना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र के अनुसार एसएसएलसी मैट्रिकुलेशन एसएससी में अंकित रोल नंबर, प्रमाण पत्र, संख्या उत्तीर्ण वर्ष दर्ज करना चाहिए। मतलब जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है और रोल नंबर है, वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना है। तथापि केवल आईटीआई एनएसी अर्हता वाले उम्मीदवार इन विवरणों को आईटीआई एनएसी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेश कर सकते हैं। मतलब जिनके पास एसएसएलसी एसएससी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार भरेगा, जिनके पास वो नहीं है इसके अनुसार भर सकता, आईटीआई एनएससी के सर्टिफिकेट अनुसार। और दूसरी चीज यहाँ दिया गया है कि नाम परिवर्तन की स्थिति में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में परिवर्तित नाम, जैसे कि 10वीं कक्षा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में अलग उचित स्थानों पर उल्लेखित नाम का ही उल्लेख करना चाहिए, परंतु अन्य विवरण मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र में से मेल होना चाहिए। मतलब जो कि ऑनलाइन परिवर्तित 10वीं मैट्रिकुलेशन में आपके डिटेल है उसी के अनुसार आपको सारी चीजें भरने हैं। और ये परिवर्तित हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। परीक्षा या डीवी या मेडिकल के समय प्राप्त आवेदक के हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन के हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। अगर जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के समय जो सिग्नेचर किया रहेगा वही सिग्नेचर मेडिकल के समय करना होगा, वही सिग्नेचर एग्जाम हॉल में भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा मिसमैच पाया जाता है, तो यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर मेल नहीं खाते, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके अलावा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। और उम्मीदवार को आरआरबी और आरआरसी द्वारा रेलवे भर्तियों के लिए आजीवन प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के समय कोई और सिग्नेचर किया हो आपने, मेडिकल के समय कोई और सिग्नेचर कर दो, तो ये ना होने पाए ऐसी गलतियां, ध्यान दीजिएगा। पद और अन्य रेलवे यूनिट के लिए प्राथमिकता चुने गए विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों के विकल्प ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान दिए जाएंगे। मतलब आप जो पद की अप्लाई कर रहे हो,
आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आप रजिस्ट्रेशन में दिए रहेंगे वरीयता पदों की, उसी के अनुसार आपको सिलेक्शन वहाँ पे मेरिट दी जाएगी। मेरिट के अनुसार आपको वहाँ पे पोजीशन दिया जाएगा। अगर आप जो नहीं दिए रहेंगे तो अगर जब रिक्त स्थान बचेगी तभी आपको कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा होने पर आरसीए द्वारा मेरिट के आधार पर केवल पात्र उम्मीदवारों के लिए विकल्प के अनुसार पद और रेलवे यूनिट आवंटित किया जाएगा। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता पसंद के अनुसार नामिकाबद्ध कर लिया गया है तो वो किसी अन्य पद श्रेणी पर विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे। मतलब आपने अगर अपनी पसंद वरीयता नामबद्ध कर दिया तो वो किसी अन्य श्रेणी पे विचार नहीं की जाएगी। मतलब आपने कोई पद चुन लिया है तो आपको दूसरे पद पे विचार नहीं किया जाएगा। पोस्टिंग यहाँ दिया है कि समानतः किसी रेल सेवा की नियुक्ति उसके पूर्ण सेवा काल के दौरान उससे रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में ही रहती है जहाँ उसकी पहली नियुक्ति की गई थी, तथा उन्हें किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानांतरण का दावा करने का प्राधिकार अधिकार नहीं प्राप्त होता। तथापि सेवा की अनिवार्यता की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा रेल सेवक को भारत अथवा भारत से बाहर किसी अन्य परियोजना सहित किसी अन्य विभाग अथवा रेलवे स्थापना में स्थानांतरित किया जा सकता है। नवनियुक्त उम्मीदवार न्यूनतम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही रेलवे में स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पंजीकृत कर सकेंगे। मतलब आपको आपकी ज्वाइनिंग एक बार हो जाती है तो आप 5 से लेकर 10 साल की सेवा देंगे, इसके बाद ही आपको कहीं दूसरी स्थान पर स्थानांतरण स्थानांतरण किया जा सकता है, इसके पहले नहीं कर सकते। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रेलवे का चयन उचित सावधानी और विचार विमर्श के साथ करें। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो आप जिस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए कि मैं इस लोकेशन पे काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग के करने के बाद 5 से 10 साल आपको वहीं पे जॉब करना पड़ेगा। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पे है रेलवे सुविधा। निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा है। जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं उनके लिए निःशुल्क स्लीपर क्लास की सुविधा दी जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना होगा ताकि आपको इस सुविधा का लाभ मिल सके। इस यात्रा के दौरान दुरुपयोग, हाँ, जब भी आप इसका सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो आप यात्रा के दौरान अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके चलें। अदरवाइज आपका यह सुविधा निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि टीटी चेक करते समय टीटी को अगर नहीं दिखाएंगे तो ये निरस्त कर देगा टीटी। और दूसरी चीज, और आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। चिकित्सा मानक है A2 सामान्य फिटनेस, ये सब देख लीजिएगा अपने अनुसार। जो जिसमें फॉलो करता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत सामान्य चीज़ें हैं। आयु सीमा जो है लेवल 1 के लिए है 18 से 33। ठीक है। सीएन के लिए लागू होंगे 1 जनवरी 2025 से 18 से 36, मतलब 3 साल की जो है एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो अप्लाई हो जाएगा तो 36 साल हो जाएगा। और आयु सीमा की जो छूट है वो नॉर्मली 3 ईयर, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर SC ST के लिए 5 वर्ष है। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार उन्होंने जिन्होंने अन्य प्रमाणन के पश्चात 6 माह से अधिक की सेवा की है, मतलब 3 साल। UR EWS के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग NCL के लिए 6 वर्ष है, जो भूतपूर्व सैनिक होने के लिए। तो ये रहा सामान। तो ये सब देख लीजिएगा। जो व्यक्ति इसमें फॉलो करता रहेगा मैं नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ बोला है कि शैक्षणिक योग्यता में जो है आपके पास 22 फरवरी तक, मतलब सीएन में
पदों के लिए जो आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं उनके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी तक मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय की अपेक्षित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अवश्य होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कृपया ना करें। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए जिनकी निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम प्रमाण प्रतीक्षित है। मतलब जिनका अभी परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है, उन्हें इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक जरूरी सूचना यह है कि लेवल 1 के लिए पद के लिए कोर्स पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस आईटीआई के बदले में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं होगा। मतलब जो जो बंदे अप्रेंटिस आईटीआई नहीं किए हैं, जिसके पास डिप्लोमा जैसे डिप्लोमा हो गया, पॉलिटेक्निक, बीटेक, कोई बीटेक हो गया, या कोई अन्य इंजीनियरिंग डिग्रियां हैं, वो इसमें मान नहीं होंगी। इसमें सिर्फ वही व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होगा या आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा। और परीक्षा शुल्क है जी 500। तो ये 500 है। 500 उनके लिए है जो नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लेखित छूट प्राप्त श्रेणी के अलावा अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के वर्ग के लिए सीबीटी सम्मिलित होने पर 500 रुपये में 400 रुपये की राशि लागू बैंक काटकर शेष राशि को वापस की जाएगी। मतलब जो व्यक्ति अ, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के हैं, उन्हें 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब अगर वो कंप्यूटर एग्जाम में बैठते हैं तो एप्लीकेशन भरने के बाद कंप्यूटर एग्जाम देते हैं तो उनका 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। और ये रिफंड उसी अकाउंट में किया जाएगा जिस अकाउंट में पेमेंट करते हैं, वहाँ पे टिक का मार्क लगाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन देंगे, तो वहाँ पे टिक का मार्क लगाएंगे तो उस अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी महिला ट्रांसजेंडर भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों और SC ST अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के संबंध उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये जो है फीस है। और ये जो है ये भी रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये रहा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार वो होते हैं। यहाँ देखो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ABC की जो कैटेगरी यहाँ बताई गई है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है, वे शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं। मतलब जिसकी परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, उन्हें शुल्क में रिफंड दिया जाएगा। मतलब उनसे शुल्क तो एक बार पहले लिया जाएगा, फिर उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित में से एक का होना आवश्यक है। मतलब उम्मीदवार को एक ऑनलाइन पंजीकरण के समय निर्धारित रूप में जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष लेटरहेड पर जारी पैदा आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वो लगा के आप अटैच कर देंगे ईमेल, मतलब रजिस्ट्रेशन समय, तो आपको जो है वो रिफंड मिल जाएगा फीस जो आप पेमेंट करते हैं। परीक्षा शुल्क की वापसी यहाँ बताया है कि परीक्षा शुल्क उसी अकाउंट में आपको रिफंड मिलेगी जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे। CBC। और हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं कि जो पोस्टिंग है कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इससे पहले हमें देख लेते हैं शारीरिक दिव्यांगता। मतलब शारीरिक दिव्यांगता में उनका परसेंटेज है, किसी एक परसेंटेज तक ही वो कंसीडर कर रहे हैं। उसके नीचे अगर आपका दिव्यांगता है तो आपको कंसीडर एज शारीरिक दिव्यांगता या डिसेबिलिटी में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जैसे कि हाँ, चलने फिरने में अक्षमता किसी व्यक्ति को मैस्कुलेस्टिकल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की समस्या के परिणाम स्वरूप स्वयं या वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता से इसमें शामिल है। कुष्ठ रोग से संबंधित यहाँ पे अभी नहीं दिखाया, मैं नीचे दिखाता हूँ। वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि 40% से कम जिसकी डिसेबिलिटी है उसको जो है डिसेबिलिटी एडवांटेज नहीं मिलेंगे। उससे जो है डिसेबिलिटी के एडवांटेज मतलब
जैसे कि आप अपने साथ कोई सपोर्ट पर्सन को ले आते हैं एग्जाम दिलाने के लिए, तो सपोर्ट पर्सन को नहीं मिलेगा। ये रहा ना स्क्राइब लेखक की सहायता। अगर आप स्क्राइब लेखक की सहायता लेना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो वो इन इन डिसेबिलिटी में मिलेगा कि आप अंधा हो, लोकोमोटर दिव्यांगता, दोनों हाथ प्रभावित हो, और सेरेबल पॉलिसी की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में यदि व्यक्ति चाहे तो स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्न वीडी के अनुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। मतलब आपको इस चीज़ को प्रमाणित करना पड़ेगा घोषणा पत्र में कि मैं इस स्क्राइब की सहायता लेना चाहता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों से अ, व्यथित हूँ, तो मुझे स्क्राइब की सहायता दीजिए, तो फिर मैं आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे कहा कि एक आंख वाले अभ्यर्थी है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दृष्टि विकलांगता 40 वर्ष से कम है, उन्हें दृष्टि बाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा, तथा उन पर लेखक नियुक्ति का प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है जी, देख लीजिएगा तो अपने अनुसार, यदि 40% से कम है आपकी विकलांगता। आरक्षण छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष नोट: SC ST OBC NCL EWS PWD XS XSM के लिए उपलब्ध आरक्षण छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियम सीएन के आधार पर पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण छूट के हकदार हैं जिनमें नियम सीएन में निर्धारित उनके दावे के समर्थन में उनके पास निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए। मतलब जितना रिजर्वेशन आपने दिखाया हुआ है वो सारे प्रमाण पत्र आपके होने पास होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो है सिलेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस अप्रेंटिस रेलवे स्थापना प्रशिक्षित CA तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र NAC पाने वाले के द्वारा जो भरी जाने वाली रिक्तियां अलग से एक तालिका में दर्शाई गई हैं। यह बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों PWD एवं भूपूर्व सैनिकों के मामले में 36 आरक्षण की प्रकृति का प्रकृति का होगा, परंतु PWD के मामले में विपरीत इस विधि द्वारा भरे जाने के लिए नहीं भरी गई रिक्तियों को आगे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इसको देख लीजिएगा एक बार डिटेल में। भर्ती का जो प्रक्रिया, जो एग्जाम इनका होगा, एग्जाम बेसिकली 4 पैटर्न में है। 4 पैटर्न में 2 पैटर्न में एग्जाम है, बाकी दो तो बहुत नॉर्मल है। पहला होगा CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा होगा PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर होगा DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर होगा ME, मेडिकल वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच। तो CBT परीक्षाएं तिथि शहर स्थान की सूचना पात्र वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षा 1.5 घंटे का होगा, जिसमें होगा 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान, 25 मैथ, सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तर्क रीजनिंग से 30 होगा। सामान्य जानकारी और समसामयिक विषय 20 होगा। कुल टोटल 100 क्वेश्चन होगा। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन होगा। और स्क्राइब के साथ, मतलब जो हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 1.5 घंटे का होगा। नहीं, 2 घंटे का होगा। 120 मिनट की होगी। आधा घंटा ज़्यादा उन्हें मिलेगा। और यहाँ जो पासिंग मार्क है, ये निगेटिव मार्किंग है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1.3, 1/3, मतलब 0.25%। और यहाँ पे जो न्यूनतम पासिंग मार्क ले आना है, UR को 40%, EWS को 40%, OBC NCL को 30%, SC को 30%, ST को 30%। PWD उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध PWD उम्मीदवार के अभाव में उनकी पात्रता 2 अंकों की छूट दी जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें जो ये इनका प्रश्न का प्रकार है, पाठ्यक्रम जो सिलेबस है जो एग्जाम का, इसमें गणित रहेगा,
गणित में सारे ये रहेंगे, संख्या पद्धति, बाडूमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, इन समानुपात, सिंपल से एक मैथ के रहेंगे। फिर आपका आ जाएगा समान बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति में रहेगा अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय रहेगा। समान विज्ञान में रहेगा इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं स्तर सीबीएसई के भौतिक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। समसामयिक विषयों पर सामान्य जानकारी इसके अंतर्गत भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीति एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। और शारीरिक दक्षता जो है सीबीटी में उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर पीटी के जरिए आरआरबी, आरआरसी के आसूचित पदों की कुल रिक्तियों में 3 गुणा करके उम्मीदवार को लाया जाएगा। फिर भी रेलवे, मतलब ये जो है इसका सिंपल सा प्रक्रिया है। यहाँ पे 35 किलो उसके लिए उठाना है 2 मिनट में। एक चांस में वजन को नीचे बिना गिराए 100 मीटर तक आगे ले जाना है। यहाँ महिला को 20 किलोग्राम का वजन उठा के 2 मिनट में एक चांस में 100 मीटर तक आगे तक जाना है। तो ये रहा जी एक डिटेल एनालिसिस आपको ग्रुप डी भर्ती रेलवे की। मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद रहा होगा। सो मैं यहाँ पे अपना डिस्कशन समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद देखने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।